नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर पीसीएस में। 7 सितंबर की करंट अफेयर्स है। 6 सितंबर वाला हम लोग नहीं कर पाए थे, कुछ कारण था उसका। तो आप लोगों को पता ही है, कल हरितालिका तीज थी, तो इस कारण से 6 सितंबर वाला हम लोग नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे, तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये पूरी सीरीज़ जो है वो यूपी पीसीएस प्री और आर ओ के एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। तो पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर। तो ये किस मंत्रालय की पहल है या किसने स्थापित किया है इसको? तो ये MEITY, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो मंत्रालय हमारा है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहते हैं। इसने ही ये ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है, ठीक है। और इसका जो संचालन है वो डिजिटल यूनिवर्सिटी करेगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल इसका संचालन करेगी, ठीक है। न्यूज़ ज़्यादा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जो वन लाइन न्यूज़ हैं उनको डिटेल नहीं करेंगे। अगला है, राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। सरकार ने भी अभी ये जो केंद्र सरकार है उसने भी 106वां संविधान संशोधन लाया था, किसके लिए? महिला आरक्षण के लिए। तो वहाँ पे भी उन्होंने भी इतना आरक्षण दिया था, लेकिन वो नौकरियों में आरक्षण नहीं था, वो जो विधायिका है उसमें दिया गया था। तो राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। अब राजस्थान के अलावा और कौन कौन सी राज्य सरकार हैं जिन्होंने ऐसा किया है? तो इसमें बिहार है, गुजरात है, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये अन्य 4 राज्य हैं जिसने महिलाओं को आरक्षण दिया है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है कि महिलाओं को भी आरक्षण मिले, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जिसमें उनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। मतलब यहाँ पे पुलिस बल में तो 6 से 7% केवल महिलाओं का, जबकि 50% महिलाएं हैं। तो अपराध में भी उनका वो है, इसलिए महिलाओं की संख्या पुलिस बल में बढ़ाने के लिए ये आरक्षण व्यवस्था लाई गई है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वित्त पोषण 3.0 शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसका आयोजन जो है CII द्वारा किया गया है। CII, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मतलब हिंदी में भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है। इसने जो है वित्त पोषण 3.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। तो इसमें, इस सम्मेलन में RBI के जो गवर्नर हैं, RBI के गवर्नर, तो उन्होंने और RBI ने भी इसमें प्रतिभाग किया। तो इसमें जो शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना के बाद से अब जो है लघु बचत के तरफ, लघु बचत में वृद्धि हो रही है। तो अब ये टर्म क्या है, लघु बचत? तो जब कोई नॉर्मल हाउस होल्ड छोटी ऐसी योजनाओं में निवेश करता है जो कि कुछ समय बाद, मतलब 10 से 15 साल बाद रिटर्न देने के लिए हो जाता है, तो ऐसी योजनाओं को लघु बचत योजना कहते हैं। जैसे मंथली या तिमाही, छमाही स्तर पे छोटा निवेश करे और वो 10 से 15 साल बाद फिर उसको रिफंड ले उसका, तो उसे हम लोग कहेंगे छोटी बचत योजना है। तो भारत में बहुत सारी छोटी बचत योजनाएं हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट योजना है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जितनी भी लघु बचत योजना है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे हाई इसी का है, ये 8.2% है, ठीक है। और ये लड़कियों के लिए ही है। क्राइटेरिया इसका क्या है कि कोई भारतीय नागरिक ही इसको करा सकता है, ठीक। दूसरा है कि लड़की की आयु, जो उसकी बच्ची है, 10 वर्ष से कम होनी चाहिए आयु, और केवल 2 लड़कियों के लिए ही करा सकता है, केवल 2 लड़कियों के लिए ये कराया जा सकता है, ठीक। और 250 से 1.5 लाख रुपए तक, 1.5 लाख तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है। और परिपक्वता अवधि जो इसकी है वो 21 वर्ष है। ये चीज़ें ध्यान दे सकते हैं हम लोग। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एक टाइफून यागी आया है जो चाइना में आया है। चीन के दक्षिणी चीन सागर जो है, दक्षिणी चीन सागर में ये आया है। तो अब अगर देखें तो ये ऐसे, यहाँ टोंकिन की खाड़ी है और ये वियतनाम का हनोई यहाँ पे है, वियतनाम की राजधानी है, और ये दक्षिणी चीन सागर है,
तो इसी क्षेत्र में आया। ये चाइना है, ठीक है। तो विश्व में जितने भी चक्रवात आते हैं जो तूफान का रूप ले लेते हैं, उनका नाम अगर हम लोग देखें तो टाइफून जो है वो चाइना में आता है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया। बाइगो एक चक्रवात है जो फिलीपींस में आता है, फिलीपींस में आता है। फिर हरिकेन यूएसए में आता है, यूएसए, मैक्सिको, फ्लोरिडा खाड़ी, ये पूरा हरिकेन का एरिया है। विली विली एक तूफ़ान है, विली विली एक तूफ़ान है जो ऑस्ट्रेलिया में आता है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, बार बार मिलान के लिए क्वेश्चन में दे देता है। अगली खबर की तरफ चलें तो फ्रांस में जो पुराने इमैनुअल मैक्रॉन, उनका वो हट गए हैं और नए प्रधानमंत्री यहाँ पे आ गए हैं। उन प्रधानमंत्री का नाम है मिशेल बर्नियर। मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री हैं। यूरोप की कंट्री में कोई भी घटनाक्रम होता है तो भारत के लिए से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ख़ासकर अगर कोई स्टेट मतलब हेड ऑफ द स्टेट अगर चेंज हुआ है तो मिशेल बर्नियर जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। ये पहले ब्रेग्जिट क्या है, ये पहले ब्रेग्जिट वार्ताकार थे और ईयू से वार्तालाप के लिए नियुक्त किए गए थे मिशेल बर्नियर। और इसके बाद जब इमैनुअल मैक्रॉन हटते हैं तो मिशेल बर्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया। अगली खबर की तरफ चलें तो युद्धाभ्यास, ये डिफेंस एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया यूएसए के बीच में, और ये राजस्थान में आयोजित की गई। देखिए डिफेंस एक्सरसाइज 2 ही 3 जगह ज़्यादातर, जैसे अगर वो जल सेना का है तो वो विशाखापट्टनम में होगा, या कोलकाता में हो सकता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में हो सकता है। उसी तरह से जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, वो राजस्थान में हो सकती है, मेघालय में हो सकती है। ये दोनों ऐसी फील्ड रेंज है, तो राजस्थान में इस बार युद्धाभ्यास हुआ। इसके अलावा भारत, इंडिया और यूएसए में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, तो मालाबार एक संयुक्त एक्सरसाइज है, ठीक है, ब्लू फ्लैग, इस तरह करके अनेक एक्सरसाइज इंडिया यूएसए के बीच में होती हैं। डॉक्टर विवेक लाल जो है, इनको स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हूवर इंस्टीट्यूट के विशिष्ट विजिटिंग फेलो के रूप में नामित किया गया। तो ये फेलो हुए हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, पहले भारतीय हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। धर्मगुरु दलाई लामा को अभी रेमन मैग्सेसे मिला है। इम्पॉर्टेंट ये उतना नहीं है, रेमन मैग्सेसे इनको 1959 में मिला था, 1959 में इनके काम के लिए मिला था, लेकिन ये रेमन मैग्सेसे इनको रिसीव अब हुआ है। तो इस बार जाके 2024 में 1959 का रेमन मैग्सेसे दलाई लामा को रिसीव हुआ है। तिब्बत के धर्मगुरु हैं। जब 62 में वॉर हुआ था, उससे पहले जब तिब्बत पे कब्जा किया था चाइना ने, तो दलाई लामा भाग के आ गए थे अरुणाचल प्रदेश। तो अभी भी जितनी भी अगर डेमोक्रेटिक कोई मीटिंग होती है जिसमें दलाई लामा उपस्थित रहते हैं, तो चाइना इस पर बहुत आपत्ति करता है, और कहा गया था कि दलाई लामा के भागने के कारण ही चाइना ने भारत पे हमला किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य सेवा पर सार्वभौमिक पहुंच के लिए डिजिटल समाधान नामक एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसको आयोजित किया नीति आयोग ने। इसमें पार्टिसिपेशन रहा नीति आयोग का और स्वास्थ्य मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय, संकल्प फाउंडेशन एक है, संकल्प फाउंडेशन, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, ठीक है। इन्होंने मिलकर 6 सितंबर को नई दिल्ली में इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है। नीति आयोग, पता है कि योजना आयोग की जगह गठित हुआ 2015 में। NHRC जो है वो 1993 में NHRC का गठन हुआ है। अगर अच्छे से देखें तो एक अधिनियम के द्वारा हुआ है। तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। अधिनियम के द्वारा गठित होने वाले जितने निकाय होते हैं उनको क्या कहते हैं, सांविधिक है ये। और गठन इसका 1993 में हुआ है।
इसका एक अध्यक्ष होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का या तो जज होना चाहिए, तो सीजेआई हो तो सबसे बेहतर है, मतलब सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। और 5 मेंबर होते हैं, इसके अलावा पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये 5 में से भी एक न्यायपालिका का होना चाहिए, ठीक है। और इस पूरे पैनल में महिलाएं 3 कम से कम होनी चाहिए, 3 महिला होनी चाहिए, ठीक है। पदेन सदस्य अगर देखें तो इसमें महिला आयोग, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, बाल अधिकार और दिव्यांग, इन सब के, दिव्यांग बोर्ड के, इन सब आयोग के जितने अध्यक्ष होते हैं इसके पदेन सदस्य होते हैं एनएचआरसी के। अब चलते हैं डिटेल न्यूज़ की तरफ। कुछ प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर के दौरे पर मुलाकात हुई वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो इस दौरान वहाँ पे बहुत सारे कार्य हुए, ठीक है। सबसे पहला जो है वहाँ पे एक इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय की स्थापना हुई है, इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय की स्थापना हुई है। अगर सिंगापुर का इम्पोर्टेंस देखें व्यापार के लिहाज से तो सिंगापुर भारत का 6वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, 3.2% की हिस्सेदारी के साथ। और अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में देखें एफडीआई में तो पहले स्थान पे है। ध्यान देने वाली बात है ये, सिंगापुर एफडीआई में पहले स्थान पे है। 2023-24 के आंकड़े के हिसाब से $11.2 बिलियन का निवेश आया है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा सिंगापुर में कार्यालय के अलावा तिरुवल्लूर सांस्कृतिक केंद्र भी खोला गया है, ठीक है। ये तिरुवल्लूर जो है वो तमिलनाडु के एक संत थे जिन्होंने तुरक्कल नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक केंद्र, उनका नाम वहाँ पे इसलिए चर्चा में आ गया, ठीक है। इसके अलावा वहाँ की सेमीकंडक्टर कंपनी जो है जिसका नाम है AEM होल्डिंग्स, उसके साथ भी जो है, फिर से लिखते हैं AEM होल्डिंग्स, उसके साथ भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। और CLI मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा अगले 4 वर्षों में भारत में 90,000 करोड़ रुपया निवेश करने का, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ही निवेश करने का समझौता हुआ है, ठीक है। अगर इस जितने भी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो भारत की नीति है उस नीति को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। उसके तहत जो सिंगापुर है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री भारत के लिए हो जाता है निवेश की दृष्टि से, सेमीकंडक्टर की दृष्टि से। इसके लिहाज से 2005 में दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट संबंधों में प्रोग्रेस है जिसका लगभग 20 साल होने जा रहा है, ठीक है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र UAE में स्थापित हुआ है। UAE में लोग पता है UAE जो है वो 7 शेख राज्यों का समूह है, ठीक है। तो आप लोग सुनते होंगे अबू धाबी, दुबई, ये वही शेख राज्य जो हैं उनकी राजधानियाँ हैं। तो अगर ऐसे बनाएं और ये यहाँ पे हार्मुज जल संधि है, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है और ये फारस की खाड़ी है, तो UAE यहाँ पे फैला हुआ है। मतलब हार्मुज जल संधि पे UAE का अधिकार नहीं है लेकिन उसके पास है, ठीक है। ये इधर ओमान में चला जाता है हार्मुज वाला। तो ये यहाँ पे 7 शेख राज्यों का समूह UAE है। वहाँ पे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसी भी अरब कंट्री द्वारा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र UAE में सफलता से स्थापित किया गया, ठीक है। अगली खबर पर चले तो प्लास्टिक कचरा पैदा करने में भारत सबसे आगे है। ये खबर जो है जिसने इस पर शोध किया है वो है लीड्स यूनिवर्सिटी जो कि UK की है, ठीक है। सॉरी, दुनिया में हर साल 5,70,00,000 टन, लगभग 5.7 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। देखिए ध्यान, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओवरऑल कचरा नहीं है,
ठीक है, जितना कचरा पैदा होता है उसमें जो प्लास्टिक कचरा है उसका ये डाटा है। इसमें इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत इसमें पहले नंबर पे, भारत पहले नंबर पे है, दूसरा है नाइजीरिया, फिर इंडोनेशिया और फिर चाइना। ठीक है, भारत पहले नंबर पे है और ये लीड्स यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत किया गया एक शोध है। पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ ने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आशय पत्र पे हस्ताक्षर किया है। अब ये सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन के लिए यूनिसेफ, तो यूनिसेफ के नेटवर्क का इस्तेमाल पंचायती राज मंत्रालय गांव-गांव तक होने वाले अभियान और सामाजिक परिवर्तन, मतलब जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, जात प्रथा खत्म करना, इस तरह के भेदभाव को समाप्त करना तथा अस्पृश्यता को समाप्त करना, इस तरह के सामाजिक परिवर्तनों के लिए यूनिसेफ के नेटवर्क का यूज़ करना चाह रही है। ठीक है, इसके लिए दोनों के बीच में समझौता हुआ है। अभी जो पंचायती राज मंत्रालय है, ये भारत में पंचायती राज, मतलब जब पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1973 में, ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वें से ग्राम पंचायत और 74वें से नगर पंचायत। ठीक है, तो ये पंचायती राज को लागू कराना पंचायती राज मंत्रालय का प्रोग्राम है। और जो पेशा अधिनियम आया था 1996 में, ये पूछा हुआ है पिछली बार का, ठीक है, पेशा अधिनियम को भी लागू कराना, ऐसे जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए, जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के लिए जो अधिनियम आया था उसको पेशा एक्ट कहते हैं, इसको लागू कराना। ये दो अधिनियमों को लागू कराना पंचायती राज मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है। इसका गठन जो हुआ है वो 2004 में हुआ है मंत्रालय के रूप में। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये है डीजी यात्रा सुविधा। अब ये है क्या डीजी यात्रा सुविधा? तो जब आप एयरपोर्ट पे एंट्री लेते हैं तो उस दौरान जितनी भी आपकी डिटेलिंग मैनुअली चेक होती हैं वो ऐप के द्वारा जब चेक हो जाए तो आपको वहाँ पे पारगमन की सुविधा हो जाएगी। जो काम 50 मिनट में होना है वो 5 मिनट में हो सकता है। इसलिए इसके लिए डीजी यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है और ये ऐप उन्हीं जगहों पे काम करेगा जिन एयरपोर्ट पे डीजी यात्रा सुविधा मौजूद रहेगी। ठीक है, तो अब तक कुल 24 जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पे ये हो चुका है। इसके अलावा जो इस ऐप के यूज़र हैं वो लगभग 3 करोड़ हैं। ठीक है, 3 करोड़ यूजर अब तक इस डीजी यात्रा ऐप का यूज करके पारगमन कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एक खबर और है। ये खबर है कि एक खाड़ी है जो अंडमान सागर के पास, अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है, जिसको हम लोग कहते हैं गैलीथिया खाड़ी। गैलीथिया खाड़ी, ये अंडमान निकोबार के बीच में गैलीथिया खाड़ी स्थित है। इसको अभी महापत्तन का दर्जा दिया गया है, महापत्तन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो भारत में कुल 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 छोटे पोर्ट हैं। ठीक है, इनका जो ये केंद्र सरकार के अधीन है, जो बड़े पोर्ट हैं महापत्तन केंद्र सरकार के अधीन है और ये जो है भारतीय पत्तन अधिनियम के द्वारा ही ये संचालित होते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे ही कुछ क्राइटेरिया बनी हुई हैं जिनके आधार पे इनको दिया जाता है। ठीक है, ये दर्जा दिया जाता है कि कौन मेजर पोर्ट होगा, कौन छोटा पोर्ट होगा। जो छोटा पोर्ट होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है और राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो जल संचय जन भागीदारी पहल जो है, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको सूरत में लॉन्च किया है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लॉन्च किया है और इसके तहत कुल 24,800 वर्षा जल संचयन 24,800 वर्षा जल संचयन इकाइयाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, वर्षा जल संचयन इकाइयाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, ये ड्राई स्टेट है, जितने राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ। तो यहाँ पे जो पुराने राजा होते थे वो भी जल संचयन के लिए वाव बनाया करते थे। ठीक है, जिसको बाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, तालाब नुमा ऐसे आकृति होती थी, ऐसे ऐसे, जिसमें पानी वर्षा जल संचयन किया जाता था। तो आप लोगों को पता है गुजरात में ही एक जगह है गिरनार, गिरनार में ही अगर कहा जाए कि राज्य की तरफ से पहला कोई अगर जल संचयन इकाई कोई अगर साक्ष्य मिलता है तो यहाँ पे एक सुदर्शन झील है, उसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है,
ये कब की है अगर इसको ध्यान करें तो इसका पहला निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। इसके बाद 4 शासकों ने इसके ऊपर इसका निर्माण कराया। रुद्रदामन जो है, जो वहाँ का शक राजा था, शक क्षत्रप था, उसने फिर इसका निर्माण अच्छे से कराया। ठीक, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन मोदी जी ने वर्चुअली किया है। ठीक है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और ये ISA के तहत ही मनाया गया एक फेस्टिवल है। ISA का गठन आप लोगों को पता है, जब COP21 हुआ था उस दौरान इंडिया और फ्रांस ने पेरिस सम्मेलन में जितने भी उद्देश्य घोषित किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए ISA का गठन किया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम है, बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा ISA के अभी कुल 100 मेंबर इसके लगभग हो चुके हैं, 100 स्थायी सदस्य हो चुके हैं। और ISA के 2 प्रोग्राम है जिनको हम लोग को देखना है। एक है टूवर्ड्स 1000, इसमें 2030 तक कुल $1000 बिलियन नवीकरणीय ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा के लिए जुटाने का लक्ष्य है। अगला अगर इसका प्रोग्राम जो है वो है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ठीक है, ये 2018 में मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। एक दूसरे को सोलर एनर्जी से जोड़ना, सपोर्ट करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, 1 ग्रिड मतलब एक ग्रिड को दूसरे ग्रिड से जोड़ना और देश के साथ सहयोग बढ़ाना इस क्षेत्र में, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, अगली जो खबरें यूपी से हैं, इसमें दुर्लभ प्रजाति के लाल गर्दन वाले गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है। ये जो है कैंपियरगंज एक जगह है गोरखपुर में, वहाँ इसकी स्थापना हो रही है। यूपी से 1-2 करंट अफेयर्स की न्यूज़ पूछ सकता है, तो ये गोरखपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको UPSIDA भी कहते हैं, ये लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में 80 किलोमीटर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनको जब एक दूसरे से जोड़ दिया गया है बहुत सारे एक्सप्रेसवे के द्वारा, तो एक्सप्रेसवे के आसपास ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि उस क्षेत्र का, जैसे ये हो गया एक लखनऊ और ये कानपुर, ठीक है, तो 80 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में और दोनों बड़े नगर हैं। तो जब इनके बीच में कनेक्टिविटी होगी, तो अगर इस पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा तो इससे नगर और नगर के बीच में क्या होते हैं, कनेक्टिविटी तेज़ी से बढ़ेगी और वो नगर का विस्तार होगा। ठीक है, और यहाँ पे नई बसावट के लिए जगह भी मौजूद होगी। हाईवे ऐसी क्षेत्र से गुजरता है जहाँ पे बसावट ना हो, तो यहाँ पे नई बसावट के लिए क्षेत्र भी होगा। तो इससे समावेशी विकास होगा, हर तरह का विकास आसपास होगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, रोजगार होगा, तो फिर वहाँ हाउस होल्ड आएगा, वहाँ पे बिल्डर आएंगे, वहाँ पे दुकानें मार्ट मॉल खुलेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे में जो बीच की ज़मीन होती है और किनारे की जो ज़मीनें हैं, इस पे सोलर ग्रिड स्थापित किए जाएंगे। तो सोलर ग्रिड मतलब उस जगह का यूज़ पॉजिटिव वे में किया जा रहा है स्थापित करने। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है, इसको कहा जा रहा है कि ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे है, सोलर एक्सप्रेसवे। ठीक है, आर्थिक सुधारों में यूपी टॉप अचीवर है। तो ये एक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ये 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर घोषित किया गया। और ये अवार्ड जो यहाँ के उद्योग मंत्री हैं, जिनका नाम है नंद गोपाल नंदी को पीयूष गोयल द्वारा दिया गया ये अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड जो है दिल्ली में जो DPIIT है, DPIIT जिसका आंतरिक व्यापार विभाग मतलब उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत ही आता है। ठीक है, इसके तहत ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कुछ और न्यूज़ यूपी में है। तो यूपी में अभी आप लोगों को पता है बहराइच में एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन भेड़िया। तो यहाँ पे आदमखोर भेड़ियों का झुंड हो गया है, जो कि छोटे बच्चों का शिकार कर रहा है। आदमखोर हो गया मतलब आदमियों पर अटैक कर रहा है, क्योंकि अब समझिए कि जितना भी बहराइच ऐसा एरिया है जो तराई का क्षेत्र है, तो तराई के क्षेत्र में जंगलों के कटने से उनका जो प्राकृतिक आवास है वो प्रभावित हुआ है।
और भोजन की समस्या पैदा होगी जब प्राकृतिक आवास खत्म होगा। तो ये मानवीय जो अधिवास की तरफ बढ़ रहे हैं, गाँव पे अटैक कर रहे हैं, जिससे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और लोकेट करना इनको सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं है गाँव में, जंगलों में, जहाँ ये खेतों के बीच में आप इनको देख ही नहीं सकते। तो लोकेशन की सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, एक खबर और है, वो ये कि अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री है, ये पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 10 लाख करोड़ का राजस्व पार किया है। 10 लाख करोड़ का राजस्व पार किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी 6 और 7 सितंबर की न्यूज़। ठीक है, फिर अब इस कल और फिर साप्ताहिक संडे को एक हम लोग वीकली न्यूज़ का बना लेंगे। जो न्यूज़ छूटी होंगी इस हफ्ते में उनको भी कवर कर लेंगे, फिर कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। और जुलाई की जो न्यूज़ हैं, जुलाई अगस्त की, उनको भी हम लोग, मतलब पिछली इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगस्त की, वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।